बहुत समय पहले की बात है। रामगढ़ के एक छोटे से गांव में हरिया अपनी पत्नी चांदनी और 9 साल की बेटी रेणु के साथ रहता था। वह अपने खेतों में खूब मेहनत करता, लेकिन फिर भी उनके हालात इतने खराब थे कि कई दिनों तक उनके घर में चूल्हा तक नहीं जलता और उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था। एक दिन शाम के समय रेणु अपने घर के बाहर बैठी थी। समोसे ले लो समोसे, गर्मा गर्म समोसे। समोसे ले लो समोसे, गर्मा गर्म समोसे। समोसे वाले की आवाज सुनकर रेणु समोसे लेने की जिद करती है। पापा पापा, मेरा समोसा खाने का बहुत मन कर रहा है, आप मुझे समोसा लाके दो ना। वही खड़ी चांदनी ये सब बातें सुनकर गुस्से से बोली, बड़ी याई समोसे खाने वाली, यहाँ खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं और इस राजकुमारी को समोसे चाहिए। थोड़े घर के भी हालात देख लिया कर। अरे भाग्यवान, बच्चों के साथ ऐसा सुलूक थोड़ी करते हैं। बेटा, थोड़ा सा समय ठीक हो जाने दो, फिर तुमको जो जो चाहिए वह सब मैं तुम्हें दिलाऊंगा। अजी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हम भूखे मर जाएंगे। आप कुछ कीजिए ना। मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूं, लेकिन किस्मत ही साथ नहीं दे रही। तुम खुद ही देखो, कितने दिनों से बारिश नहीं हो रही है, जिससे पूरी खेती बर्बाद हो चुकी है। आप अपने दोस्त गोपी से काम के बारे में पता कीजिए, शायद उनके पास कोई काम हो। हाँ भाग्यवान, मैं आज ही उसके पास जाकर पता करता हूँ। इतना कहकर हरिया अपने दोस्त गोपी के घर की ओर चल पड़ता है। गोपी भैया, ओ गोपी भैया, घर पर हो क्या? अरे आओ आओ भाई, आज कैसे आना हुआ? अरे गोपी भाई, अब क्या ही बताऊं, हालात ऐसे हो रहे हैं कि 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं हो पाता। ऊपर से ये बारिश है कि आने का नाम ही नहीं ले रही। जो कुछ भी खेत में बोया था वह सब नष्ट हो चुका है। भाई, सबका कुछ ऐसा ही हाल है। भाई, अब तुम ही बताओ, ऐसे में क्या करें? मेरे पास एक सुझाव है। वो हमारे खेत के बगल में जमींदार साहब के खेत में कुआं ऐसे ही पड़ा हुआ है। क्यों ना तुम, मैं और रामू मिलकर उस कुएं से पानी निकालकर उससे सिंचाई करें? हाँ गोपी भाई, तुम सही कहते हो। चलो हम जमींदार साहब से पूछते हैं कि क्या हम उनके कुएं का उपयोग कर सकते हैं। इतना कहकर वे दोनों जमींदार के घर की ओर निकल पड़े। जमींदार जी, बारिश ना होने की वजह से हमारी खेती बर्बाद हो रही है। क्या हम आपके खेत वाले कुएं का इस्तेमाल सिंचाई के लिए कर सकते हैं क्या? हाँ गोपी, क्यों नहीं, आप लोग बेझिझक होकर उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन वो कुआं कुछ दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। पानी के लिए आप लोगों को उसकी थोड़ी सी खुदाई करनी पड़ेगी। जमींदार साहब, इतनी मदद के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर वे दोनों वहां से चल पड़ते हैं और अपने दोस्त रामू को साथ लेकर जमींदार के खेत में कुएं के पास पहुंच जाते हैं। अरे हरिया भाई, ये कुआं तो बहुत ही गहरा है और वीरान पड़ा हुआ है। हाँ भाई, अगर हम तीनों मिलकर इसकी खुदाई करेंगे तो पानी अवश्य ही निकाल लेंगे। किसी ने कहा है ना कि संगठन में शक्ति होती है। फिर तीनों दोस्त मिलकर उस कुएं की खुदाई करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने थोड़ी ही खुदाई करी थी कि तभी गोपी के कुदाल से किसी वस्तु के टकराने की आवाज आती है। वे उस जगह की मिट्टी को हटाकर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वहां सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा था। वे उस घड़े को लेकर कुएं से बाहर आते हैं। उन सोने के सिक्कों को देखकर तीनों दोस्त बड़े बड़े सपने देखने लगते हैं। अरे वाह, इतने सारे सोने के सिक्के, इससे तो हम बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाएंगे। गोपी यह सब बोल ही रहा था कि तभी हरिया बीच में ही बोल पड़ता है। अरे गोपी भाई, जमींदार जी ने अपना यह कुआं हमें इस्तेमाल करने के लिए दिया था, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि यह खजाना हम उन्हें ले जाकर दें। दोनों ही हरिया की बात नहीं मानते हैं और आखिर में ना चाहते हुए भी हरिया को उनकी बात माननी पड़ती है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये खजाना हम रख तो लेंगे, लेकिन हम गांव में रहे तो सबको पता चल जाएगा और जमींदार को इसका पता चला तो यह खजाना उन्हें वापस भी देना पड़ सकता है। अरे तुम लोग इसकी फिक्र मत करो, मेरे पास एक आइडिया है।
तुम लोग सुनो। रामू उन दोनों को बताता है कि वे इस खजाने को लेकर शहर चले जाएंगे और अपना खुद का व्यापार शुरू कर देंगे और इससे किसी को इसकी भनक भी नहीं लगेगी। वे दोनों रामू की बातों से सहमत हो जाते हैं और उस घड़े को एक बोरी में छिपाकर शहर के लिए निकल पड़ते हैं। आज वे तीनों बहुत खुश थे, अपने अपने सपने देखते जा रहे थे, लेकिन इतना सारा सोना एक साथ देख गोपी का मन लालच से भर जाता है। अगर ये सारा सोना किसी तरह मेरे हाथ लग जाए तो मजे हो जाएंगे। मैं बहुत ही ज्यादा अमीर बन जाऊंगा, फिर जिंदगी भर घर बैठे आराम से खाऊंगा। शाम होते होते वे लोग शहर के नजदीक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, शहर तो यहां से थोड़ा ही दूर है, रात भी होने वाली है। कुछ खाने और रहने का ठिकाना देखो। तभी रामू की नजर सामने एक छोटी सी कुटिया पर पड़ती है। अरे भाई, वह देखो, सामने झोपड़ी और उसमें से खाना बनने की सुगंध भी आ रही है। चलो वहां जाकर देखते हैं, क्या पता कोई रहने का ठिकाना मिल जाए। फिर वे तीनों उस झोपड़ी के पास जाते हैं। कोई है क्या? कोई घर पे है क्या? तभी अंदर से एक बूढ़ी अम्मा बाहर आती है। हाँ बेटा बोलो। अम्मा, वो हम शहर की तरफ जा रहे थे, रास्ते में ही रात हो गई। क्या हम आपके पास रात भर के लिए ठहर सकते हैं? हाँ बेटा, क्यों नहीं, आ जाओ, अंदर आ जाओ। वे तीनों उस बूढ़ी अम्मा के पीछे पीछे झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर वे देखते हैं कि उस बूढ़ी अम्मा के पास ज्यादा कुछ नहीं था। झोपड़ी की स्थिति उसकी गरीबी को साफ साफ दर्शा रही थी। बेटा, तुम लोग बहुत थके हुए लग रहे हो, तुम लोग आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। वे लोग खाना खाते हैं, लेकिन गोपी का मन खाने में बिल्कुल भी नहीं था। उसकी नजर तो बस उन सिक्कों के घड़े पर थी कि किसी तरह वह उसको चुरा ले। बूढ़ी अम्मा के व्यवहार से उनको यकीन हो जाता है कि वह उनके साथ धोखा नहीं करेंगी और वे उस घड़े को अम्मा को दे देते हैं। ये लो अम्मा, इसमें हम तीनों की सारी कमाई है। इससे हम शहर में अपना व्यापार शुरू करने वाले हैं। आप इसे संभाल के रख दीजिए। ठीक है बेटा। इतना कहकर अम्मा उस गठरी को रसोई में एक अलमारी के पीछे छिपा देती है, लेकिन गोपी अंधेरे में छिपकर अम्मा को वह गठरी रखते हुए देख लेता है। सभी सो जाते हैं। गोपी भी झूठ मूठ की आंखें बंद करके सोने का नाटक करता है। जब सभी लोग गहरी नींद में सो जाते हैं तो गोपी अपनी योजना के अनुसार चुपके से रसोई में जाकर उस सोने के सिक्कों वाले घड़े को चुरा लेता है और वहां से चुपके से दबे पांव खिसक लेता है। बेटा उठ जाओ, देखो सूरज सर पर चढ़ आया है। अम्मा, वह कल के बहुत थके हुए थे ना, इसलिए कुछ ज्यादा ही देर आंख लग गई। वह गठरी ला दो अम्मा, हमें शहर के लिए निकलना है। अच्छा रुको बेटा, मैं अभी लेकर आती हूँ। इतना कहकर अम्मा उस सिक्कों वाली गठरी को लेने रसोई में जाती है। अम्मा उस अलमारी के पीछे गठरी को देखती हैं, लेकिन वह उसे नहीं मिलती है। यह देख अम्मा हैरान रह जाती है। अरे यह कैसे हो सकता है, रात को तो मैंने वह गठरी यहीं रखी थी, अब कहाँ गई? तभी अम्मा को उनके दोस्त का ख्याल आता है। पक्का यह काम जरूर इनके दोस्त ने ही किया है और वह सुबह से एक बार भी यहाँ दिखाई भी नहीं दिया। बूढ़ी अम्मा बहुत घबरा जाती है और उनके पास आकर कहती है, बेटा वो गठरी तो मुझे वहाँ नहीं मिली, लगता है तुम्हारा वह दोस्त उसे चुरा कर ले गया। अरे ये कैसे हो सकता है अम्मा, उसमें हम तीनों की सारी कमाई थी। हरिया भाई, मुझे लगता है ये झूठ बोल रही है। पक्का ये काम गोपी और इस बुढ़िया ने मिलकर किया होगा। अरे बेटा, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा और मैंने तो आप लोगों को रात भर रहने को दिया और आप लोग हैं कि मुझ पर ही शक कर रहे हो। अरे हरिया भाई, ये बुढ़िया चिकनी चुपड़ी बातें कर रही है। पक्का गोपी ने इसको कुछ हिस्सा दे दिया होगा, तभी ये झूठ बोल रही होगी। हाँ रामू भाई, यह भी हो सकता है। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा चालाक बुढ़िया, इसका फैसला तो राजा ही करेंगे, चलो उनके पास चलते हैं। हाँ रामू भाई, तुम ठीक कहते हो, चलो राजा के पास ही चलते हैं, वही दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे।
फिर वे तीनों राजा से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। वे रामगढ़ के न्यायप्रिय शासक भीम सिंह के महल में पहुंच जाते हैं। महाराज, हमने इस बुढ़िया को हमारे जीवन भर की कमाई संभाल कर रखने को दी थी, और जब हमने अपना धन वापस मांगा तो यह बोल रही है कि मेरे पास नहीं है। अम्मा, क्या यह दोनों सच बोल रहे हैं? हाँ महाराज, ये दोनों सच बोल रहे हैं, लेकिन इनका धन मैंने नहीं चुराए हैं। मेरी बातों पर यकीन करो, ये काम पक्का इनके दोस्त का है। सुनो, आपका फैसला कल सुनाया जाएगा। राजा की बातें सुनकर दरबार में सब लोग हैरान थे कि आखिर राजा अचानक से ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अगली सुबह फिर दरबार लगता है, लेकिन आज दरबार में अलग ही रौनक थी। यह सब देख दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान थे। तभी राजा अचानक से बोलते हैं, यह लो, आपका फैसला हो चुका है। राजा की यह बातें सुनकर दरबार के सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। यह लो, अब चोर आपकी आंखों के सामने है। चोर को आंखों के सामने देख सब हैरान थे। किसी को यह बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि यह हुआ कैसे। महाराज, आपने कैसे किया ये? सब लोगों के पूछने पर राजा उन्हें सारी कहानी सुनाते हैं। सुनो सुनो सुनो, महाराज ने एक छोटी और आसान सी प्रतियोगिता रखी है, जिसमें जीतने वाले को 2000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। अरे वाह, ये तो सही मौका है। कुछ सोने के सिक्के मेरे पास पहले से हैं ही, और ये 2000 और जीत लिए तो मैं बहुत ही अमीर हो जाऊंगा। इस तरह गोपी 2000 सिक्कों की बात सुनकर लालच में आकर दरबार चला जाता है और खुद ही जाल में फंस जाता है। सैनिकों, इस दुष्ट को बंदी बना लो। गोपी को बंदी बनाकर काल कोठरी में डाल दिया गया और वे सिक्के दोनों दोस्तों को दे दिए जाते हैं। अम्मा, हम माफी चाहते हैं। हमने शक करके आपको परेशान किया। यह लो, हमारी तरफ से छोटा सा एक तोहफा। फिर वे अपने हिस्से से कुछ सिक्के बूढ़ी अम्मा को देते हैं। राजा उनके दयालुता से बहुत प्रसन्न होते हैं। इस तरह राजा की बुद्धिमत्ता से उनके बेईमान दोस्त को सजा मिल जाती है और उस बूढ़ी अम्मा को भी न्याय मिल जाता है।